Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड चैन मेई का दिखाया जाता है, जो कि सपना देख रही थी। वहीं ड्रॉवर में से एक लाइट आती है और अचानक से वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसने आर्मर पहना था। वहीं वो लेडी मेई को उठाती है। वहीं वो जागती है और उस लेडी को देखकर कहती है, ग्रैंडमा आप वापस आ गई, लेकिन मुझे अच्छे से याद है आप काफी समय पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? उसकी ग्रैंडमा कहती है, ये कोई सपना नहीं है, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पे आई हूँ और मैंने इसके लिए काफी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं यहाँ पे आ पाई। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी दुनिया का एम्परर मरने से डरता है, इसलिए उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि उसे जिंदा रहने के लिए इस दुनिया के लोगों को मरना होगा। इसलिए हमने विद्रोह कर दिया और अब हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत से अनाज और घास की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मदद लेने आई हूँ। वो कहती है, ग्रैंडमा लेकिन मैं आपको ये सब कैसे दे सकती हूँ? वहीं ग्रैंडमा वहाँ पे टाइम होल बनाती है और कहती है, तुम सारी चीज़ें वहाँ पे डाल सकती हो और वो मुझे मिल जाएगी, और उसे एक पिल देती है और कहती है, इसे ले लो, उसके बाद तुम भी पावरफुल हो जाओगी। वैसे मुझे काफ़ी सारा काम है, इसलिए मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो पिल खाती है, जिसकी वजह से उसे गर्मी लगने लगती है, इसीलिए वो नहा कर आती है और कहती है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे मैं काफ़ी सारा अनाज और घास कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो सिर्फ 30,000 युआन है। वहीं वो टाइम देखती है और कहती है, अरे नहीं, मुझे काम पे जाने के लिए देर हो गई, और वहाँ से जाती है। वहीं सीन हमें हमारे मेन लीड फू यान सिंह का दिखाया जाता है, जिसका असिस्टेंट कहता है कि आप सच में नकली शादी के लिए किसी को ढूंढने जा रहे हैं। वो कहता है, ग्रैंडमा के लिए मुझे ये करना ही होगा। वहीं मेमे उसे देखकर सीटी बजाती है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, तो तुम धीरे क्यों चला रहे हो? असिस्टेंट कहता है, लेकिन मैं तो 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। वहीं मेमे कहती है, तुम मुझसे तेज गाड़ी नहीं चला सकती, और वहाँ से जाती है। वो कहता है, उस लड़की का पीछा करो। वहीं एक गाड़ी उनके बीच में आके रुक जाती है, जिसमें से कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं और मेमे से कहते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से हट जाओ। जो सुनकर मेमे वहाँ से जाती है। वहीं वो गुंडे यान सिंह और उसके असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मिस्टर फू, मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं, जो कि मेमे भी सुन लेती है। इसलिए वो उन लोगों से कहती है, रुक जाओ और उस हैंडसम लड़के को छोड़ दो। जो सुनकर वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, और अपने आदमी से कहता है, इसे यहाँ से हटाओ। वहीं वो आदमी जैसे ही उसे मारने के लिए जाता है, वो उसे मार के नीचे गिरा देती है और कहती है, लगता है मैं सच में पावरफुल हो गई हूँ, और एक एक करके सारे आदमियों को मार के नीचे गिरा देती है। जो देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं यान सिन मेमे के हाथ में एक फ्लावर का निशान देखता है और कहता है, ये तो वही है। वहीं मेमे उसे देखकर कहती है, ये लड़का तो सच में काफी हैंडसम है, अच्छा हुआ कि इसे चोट नहीं लगी, वरना दुनिया में हैंडसम आदमी कम हो जाते। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है, चलो शादी करते हैं। वो कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वो कहती है, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। वहीं वो अपने मन में कहता है, लगता है इसे मैं याद नहीं हूँ। वहीं असिस्टेंट कहता है, माफ करना मिस्टर फू का वो मतलब नहीं था, वो बस अपने लिए एक फेक वाइफ ढूंढ रहे हैं। वो कहती है, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा हैंडसम है, लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, और वैसे भी 10 मिलियन के लिए तो कोई भी मान जाएगा। जो सुनकर वो कहती है, तुमने क्या कहा? वो कहता है, 10 मिलियन। वहीं वो अपने मन में कहती है, अगर मेरे पास 10 मिलियन होंगे तो मैं ग्रैंडमा की हेल्प कर पाऊंगी, और वैसे भी ये एक फेक मैरिज है। वो कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? वो कहती है, हाँ, और ये मत समझना कि मैं तुमसे पैसों के लिए शादी कर रही हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए शादी कर रही हूँ। वो कहता है, ठीक है, और जैसे ही उसे उठाता है, उसकी कमर में दर्द हो जाता है। वो कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें उठाती हूँ, और उसे उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी इस तरह होगी। वो कहता है, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं, और कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और फिर हम मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ वो काफ़ी सारा अनाज लाती है। वहीं उसकी ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और कहती है, तुमने तो काफ़ी जल्दी काम कर दिया। वो कहती है, हाँ, लेकिन ये सब काफ़ी भारी है। वहीं ग्रैंडमा उसे एक रिंग देती है और कहती है, इस रिंग का यूज़ करके तुम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हो। वहीं वो उस रिंग का यूज़ करके देखती है और कहती है, ये तो सच में काफ़ी अच्छी है।
उसकी ग्रैंडमा कहती है, अगली बार मैं काफी जल्दी में चली गई थी और मैं भूल गई थी कि पैसे कमाना आसान नहीं है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें हीलिंग टेक्निक के बारे में सिखाऊंगी जिससे कि तुम आसानी से पैसे कमा पाओ। और उसे हीलिंग पावर देती है। वो कहती है, थैंक यू ग्रैंडमा। वही ग्रैंडमा कहती है, वैसे इस बार मुझे काफी सारे कॉटन की जरूरत है ताकि हम गर्म कपड़े बना पाएं। वो कहती है, ठीक है ग्रैंडमा। वहीं ग्रैंडमा वहाँ से जाती है। वहीं कोई दरवाजा नॉक करता है जो कि कोई और नहीं यान सिंह ही था। वो कहती है, तुम? वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले जाने आया हूँ। और उससे देखता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं उसका पैर फिसल जाता है और वो जैसे नीचे गिरने वाली थी वो उसे पकड़ लेता है। वहीं वो एक दूसरे को देखते हैं। वहीं वो उसे दूर हटाती है और कहती है, मैंने तुमसे फेक मैरिज की है, ना कि अपने आप को बेचा है, इसलिए मुझसे दूर रहो। वो कहता है, तो फिर मुझे बताओ तुम अपनी बॉडी बेचने के लिए कितने पैसे लोगी? वो कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? और उसे देखकर कहती है, ये तो शांत है। वो कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? वहीं वो अपने मन में कहती है, ग्रैंडमा की हीलिंग स्किल तो कमाल की है, मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि किसे क्या बीमारी है। और उससे कहती है, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे बच्चा चाहिए, तो फिर मेरे पास आओ। वहीं वो वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, जब तुम ग्रैंडमा और दूसरे लोगों से मिलोगी तो कोई भी बकवास मत करना। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग ग्रैंडमा के पास आते हैं। वहीं उसकी मॉम कहती है, तुम आ गए, और ये कौन है? वो कहता है, ये मेरी वाइफ है चैंग में। वहीं वो सभी को हेलो कहती है। वहीं मिस फो कहती है, तुम तो सच में काफी प्यारी लड़की हो। वहीं आंट फो कहती है, तुमने शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी। अपने ब्रदर मिंग हुई को देख लो, उसने अपने ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए डिवाइन डॉक्टर मिस्टर हुआ को बुलाया है और वो जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगे। वहीं डॉक्टर हुआ वहाँ पे आते हैं। वहीं डॉक्टर हुआ ग्रैंडमा को चेक करते हैं। मिंग हुई कहता है, क्या आप मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर हुआ कहते हैं, हाँ ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। वहीं आंट फू कहती है, क्या आप लोगों ने देखा, अब ओल्ड लेडी ठीक हो जाएगी और ये सब मिंग हुई की वजह से हुआ है। वहीं मे अपनी पावर का यूज करती है और कहती है, रुक जाओ। वो कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, डॉक्टर हुआ गलत कह रहे हैं, ग्रैंडमा कोमा में नहीं है। अगर उन्होंने ये नीडल ग्रैंडमा को चुबाई तो ग्रैंडमा मर भी सकती है। वहीं मिन हुई कहता है, क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में कुछ पता भी है? वहीं डॉक्टर हुआ कहते हैं, क्योंकि तुम एक डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिकल स्किल पर उंगली उठाने की? वहीं वो कहती है, मुझ पे बिलीव करो, ग्रैंडमा कोमा में नहीं है, उन्हें पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर वो लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं डॉक्टर हुआ कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं ओल्ड लेडी का इलाज करूं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वहीं वो कहता है, मे डॉक्टर को अपना काम करने दो। वो कहती है, ठीक है। वहीं डॉक्टर हुआ ग्रैंडमा के सर में सुई चुभाते हैं जिसकी वजह से ग्रैंडमा को दौरा पड़ता है और उनके मुंह से खून निकलता है। वहीं डॉक्टर हुआ उन्हें चेक करते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हें तो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। वो कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ग्रैंडमा को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें पॉइजन दिया गया है, इसलिए लाइए वो नीडल्स मुझे दीजिए। मिंग हुई कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, बेशक ग्रैंडमा को बचा रही हूँ। वहीं यान सिंह कहता है, क्या तुम सच में ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हो? वो कहती है, बेशक, वरना मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चलता। और नीडल का यूज करके ग्रैंडमा का इलाज करती है। जो देखकर डॉक्टर हुआ कहते हैं, ये तो चाइनीज मेडिसिन की सबसे पुरानी टेक्निक है जिसकी मदद से दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आज के समय में इसे कोई नहीं जानता और मैंने इसे किताब में पढ़ा था, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ। वहीं अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, अब ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। वहीं ग्रैंडमा जागती है, जो देखकर सारे लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं ग्रैंडमा कहती है, मुझे क्या हुआ था? मिस्टर फू कहते हैं, आप अभी बीमार थी, लेकिन मे ने आपको ठीक कर दिया। वहीं मे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है और यान सिंह को देखकर उसे धक्का मार देती है और कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, क्या तुम भूल गई? वो कहती है, ठीक है, लेकिन ग्रैंडमा कैसी है? वो कहता है, तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से ग्रैंडमा अभी ठीक है। वो कहती है, ये तो अच्छी बात है। वहीं वो उसके पास बैठता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हीलिंग में भी अच्छी हो। वो कहती है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही खड़ी होती है उससे चक्कर आने लगते हैं
और वो यान सिंह पर गिर जाती है और उसे देखने लगती है। वो कहता है क्या तुमने मुझे देख लिया? वहीं वो दूर हटती है और कहती है मुझे माफ करना। वो कहता है ठीक है, अब चलो ग्रैंडमा से मिलने चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है तुमने सच में एक अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढी है। वहीं वो यान सिंह को देखती है और कहती है ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, लगता है अब मेरी बारी है। और ग्रैंडमा से कहती है आप भी काफी प्यारी हैं और यान सिंह मुझसे काफी प्यार करता है। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है। वो कहती है ग्रैंडमा वैसे मुझे देर हो रही है इसलिए मैं घर जाती हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है क्या तुम घर जा रही हो? मुझे पता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है लेकिन आज के लिए तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। वो कहता है ठीक है ग्रैंडमा। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है अब हम क्या करें, हम तो रियल कपल भी नहीं हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रूम कैसे शेयर करें? वो कहता है ये आसान है, हम दोनों रियल कपल बनने का दिखावा करते हैं। वो कहती है बकवास बंद करो, वैसे हम एक काम कर सकते हैं। वो कहता है कैसा काम? वो कहती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वो कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? वो कहती है मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। वो कहता है ठीक है। वो कहती है अपने कपड़े उतारो। वो कहता है क्या ये ज़रूरी है? वो कहती है बेशक ज़रूरी है। वहीं वो अपने कपड़े उतारता है। वहीं में उसकी बॉडी पर एक स्कार दिखती है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे यान सिंह जख्मी हालत में भागते हुए जा रहा था, तभी वो में से टकरा जाता है। वहीं उसे पीछे से गुंडों की आवाज़ आती है, इसलिए वो मेमे को पकड़कर उससे किस करता है। वहीं वो उसे दूर करते हुए थप्पड़ मारती है। वहीं वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे अपने घर पे लेकर आती है। वहीं वो जागता है और उसके हाथ पर वो फ्लावर वाला निशान देखता है। वहीं वो कहती है मैंने तुम्हें पट्टी कर दी है, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर निशान रह जाए। वो कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू और वहाँ से जाता है। वहीं प्रेजेंट में वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, लेट जाओ। वहीं वो लेटता है। वहीं वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे चिमटे काटती है। वहीं दूसरी तरफ मिन हुई कहता है अगर वो लड़की चैन में नहीं होती तो वो बुढ़िया 3 दिनों से ज़्यादा जी नहीं पाती। उसकी मॉम कहती है हाँ हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ में कहती है अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। वहीं वो कहता है अचानक से मुझे गर्मी क्यों लग रही है? वो कहती है क्या तुम ठीक हो? वहीं वो उसे पकड़ता है और कहता है मेरी हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फो यान सिंह से कहते हैं तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ और तुम्हें सर्दी कैसे लग गई? वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेमे को किस करता है, जो देखकर वो उसके लिप्स पर बाइट करती है। वो कहता है तुम ये क्या करी हो? वो कहती है तुमने मुझे किस किया इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहता है मुझे सच में गर्मी लग रही है। वहीं वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे बाथटब में बिठाकर उस पर पानी डालने लगती है। वहीं प्रेजेंट में ग्रैंडमा कहती है हमें नहीं लगा था कि तुम दोनों इतनी जल्दी बच्चे की प्लानिंग कर लोगी। वो कहती है क्या? वहीं दूसरी तरफ वो कहती है अब हम क्या करें, तुम्हारी ग्रैंडमा को गलतफहमी हो गई है। वो कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिप्स पर बाइट करने की? वो कहती है इसे भूल जाओ, अब मैं घर चलती हूँ और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कॉटन अपनी ग्रैंडमा के पास भेजती है। वहीं उसकी ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और कहती है तुमने एक दिन में इतना सारा कॉटन भेज दिया, तुम सच में काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन कल रात तुम घर पे क्यों नहीं आई? कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं पड़ गई थी? मुझे देखने दो। और कहती है मेमे तुम्हारी शादी हो गई? वो कहती है नहीं ग्रैंडमा, मैंने उससे फेक मैरिज की है क्योंकि उसे एक फेक वाइफ चाहिए थी और बदले में वो मुझे 10 मिलियन दे रहा है। वैसे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये बताइए कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? ग्रैंडमा कहती है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे कुछ वेपन्स की ज़रूरत है। वो कहती है माफ़ करना ग्रैंडमा, लेकिन ये यहाँ के लॉ के अगेंस्ट है। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है, मैं मशीन गन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बस एक सेट स्टोन चाहिए जिसमें मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर कर सकूं। और उसे पावर देते हुए कहती है इसकी मदद से तुम सेट स्टोन को ढूंढ सकती हो और वहाँ से जाती है। वहीं वो अपने मन में कहती है इसका मतलब मैं किसी भी चीज़ के अंदर देख सकती हूँ। वहीं कोई दरवाज़ा नॉक करता है, इसलिए वो अपने पावर का यूज़ करती है और दरवाजे के बाहर खड़े आदमी को देखती है और कहती है इसके एब्स कितने अच्छे हैं, वैसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, यान सिंह बाहर से दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ तुम्हें जेड कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? वो कहती है बिल्कुल।
वहीं दूसरी तरफ आंट फो कहती है आज की जेड कॉन्फ्रेंस फो ग्रुप के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और अगर तुम जेड अप्रेजल में यानजिन से आगे निकल जाते हो तो तुम्हें फो ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मेंग हुई कहता है चिंता मत करिए, मिस्टर मॉक जेड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इनकी मदद से हम जरूर जीतेंगे। वहीं यानसिन और मेमे वहाँ पे आते हैं, जिसे देखकर आंट फो मेमे से कहती है तुम यहाँ पे क्या करी हो, क्या तुम्हें जेड के बारे में कुछ पता भी है? यानसिन कहता है ये मेरी वाइफ है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। वहीं आंट फो कहती है आज जेड कॉन्फ्रेंस है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने जेड सिलेक्ट करते हो। वैसे मैं बता दूँ आज मिन हुई भी जेड सिलेक्ट करने वाला है, इसलिए अगर तुम में हिम्मत है तो उसके साथ कंपटीशन करो। वो कहता है ठीक है। मेंग हुई कहता है ठीक है, जिस जेड स्टोन की ज्यादा वैल्यू होगी वही जीतेगा। वहीं मिस्टर मॉक एक जेड स्टोन सिलेक्ट करते हैं। वहीं मेंग हुई कहता है अब तुम्हारी बारी। वहीं वो यानसिन से कहती है रुक जाओ, मुझे स्टोन सिलेक्ट करने दो। वो कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? वो कहती है हाँ। वहीं वो अपने पावर का यूज करती है और कहती है सभी स्टोन में जेड है, लेकिन उस ओल्ड मैन ने जो स्टोन सिलेक्ट किया वो ज्यादा वैल्यूएबल है, अब मैं क्या करूं? वहीं वो अपनी रिंग का यूज करके अपने जेड स्टोन को उसके जेड स्टोन से बदल लेती है और कहती है मैं इसे चूज करती हूँ। वहीं मेमे के जेड स्टोन को 3 पीस में काटकर वहाँ पे लाया जाता है, जो कि पूरा जेड स्टोन से भरा हुआ था। वहीं आंट फू कहती है ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जेड स्टोन तुम्हारे जेड स्टोन से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। वहीं मिस्टर मॉक के स्टोन को 3 पीस में काटकर वहाँ पे लाया जाता है, जिसमें पहले 2 पीस तो जेड स्टोन से भरे हुए थे, लेकिन थर्ड स्टोन में बिल्कुल भी जेड नहीं था, जो देखकर मिनहुई शॉक्ड होता है। वहीं वो यानसिन से कहती है हम जीत गए। वहीं मिस्टर मॉक कहता है ये जरूर कोई गलती है और यानसिन से कहता है मैं आपकी वाइफ के साथ फिर से कम्पीट करना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं फिर से जीत गई तो आंटी फू और मिंग हुई को सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी। मिंग हुई कहता है ठीक है, लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हें सबके सामने मानना होगा कि तुम एक लूजर हो। वो कहती है ठीक है। वहीं मिस्टर मॉक अपना जेड स्टोन सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी बारी। वहीं मेमे कहती है मैं उस जेड स्टोन को सिलेक्ट करती हूँ। आंटी फो कहती है तुम ये क्या कह रही हो, तुम एक रोज स्टोन को सिलेक्ट करना चाहती हो, जो कि बिल्कुल बेकार है। वो कहती है बोलने से पहले इसे चेक करके देखो। वहीं जैसे ही उस स्टोन को काटा जाता है उसमें से ग्रीन लाइट निकलती है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं मिस्टर मॉक कहते हैं ये तो काफी रेयर जेड स्टोन है, मैं कई सालों से इस बिजनेस में हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो कहती है ठीक है अब आपकी बारी है। मिस्टर मॉक कहते हैं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके सामने कितने भी जेड स्टोन ले आऊं, लेकिन मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। वो कहती है अगर ऐसा है तो आंटी फो को सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी। आंटी फो कहती है तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम सबके सामने हमारा मजाक बनवाना चाहती हो? वो कहता है लेकिन आपने ही तो कहा था अगर हम जीते तो आप लोग हमसे माफी मांगेंगे। आंटी फू कहती है मुझे माफ कर दो और मेंग हुई को लेकर वहाँ से जाती है। वहीं मिस्टर फू कहते हैं हम जब तक यानसिन और मेमे की वेडिंग पब्लिक नहीं कर देते तब तक लोग मेमे को बुली करते रहेंगे, इसलिए हमें जल्दी से इनकी वेडिंग करवा देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है वो लोग हमारी वेडिंग करवाना चाहते हैं, अब हम क्या करें? वो कहता है हम वैसे भी शादीशुदा हैं तो वेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है हमारी शादी नकली है और अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो कोई भी मुझे नहीं चाहेगा। वहीं वो उसके करीब जाता है और कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, और जैसे उसे किस करने के लिए जाता है वो उसे रुकती है और कहती है मुझे देर हो गई है इसलिए मैं घर जाती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिनहुई का सेक्रेटरी मिनहुई से कहता है हमें चेनमे के बारे में सब कुछ पता चल गया है, वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है और उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। मिंगहुई कहता है तो फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? वहीं दूसरी तरफ मेमे के पास से एक जेड पेंडेंट नीचे गिरता है, जिसे देखकर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां पर यानसिन जैसे ही उसके घर से जाता है उससे बेड पर वो जेड पेंडेंट दिखता है। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंडमा को जेड स्टोन देती है और कहती है क्या ये काफी है? ग्रैंडमा कहती है हाँ, वैसे अब वॉर शुरू होने वाली है इसलिए मैं जाती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। वो कहती है ठीक है। वहीं ग्रैंडमा वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे मिंगहुई का कॉल आता है जो कहता है सिस्टर इन लॉ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
वो कहती है लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है और अगर आपको जानना है कि वो क्या है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाइए। वहीं वो यानसिन को मैसेज करती है और कहती है मिन हुई ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तुम भी जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो मिंग हुई के पास आती है और उससे कहती है बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना था। वो कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आप ड्रिंक कीजिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वहीं वो वाइन लेती है और उसे पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ यानसिन कहता है तुम कहना चाहती हो ग्रैंडमा को पॉइजन देने में मिंग हुई का भी हाथ है। असिस्टेंट कहता है हाँ, और यही नहीं आप पे जो अटैक हुआ था उसमें भी मिंग हुई शामिल है, लेकिन हमारे पास उतने एविडेंस नहीं है। वो कहता है तो फिर जाके ढूंढो। वहीं असिस्टेंट वहाँ से जाता है। वहीं वो मेमी का मैसेज देखता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मैं और यानसिन दोनों लीगली मैरिड है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, क्योंकि यानसिन फो ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम एक ऑर्डिनरी लड़की। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और यानसिन को तो जैसे चाहिए वैसे लड़की मिल सकती है, तो फिर वो तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को क्यों लाएगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, बदले में मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। और उसे चेक देता है। वहीं वो चेक को फिल करती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और कहता है 999 मिलियन। तुम ये कैसा मजाक कर रही हो। वो कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वहीं मेमी को चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है तुमने मुझे ड्रग दिया। वहीं मिंग हुई उसके पास जाता है और कहता है चिंता मत करो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और जैसे ही उसके करीब जाता है यानसिन वहाँ पे आ जाता है और उसे पंच मार देता है और मेमी से कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, और मिंग हुई से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, और उसे मारता है और कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो मेमी को घर पे छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ आंटी फो मिन हुई को देखकर कहती है ये सब किसने किया। वो कहता है फो यानसिन ने, और वो चैन में और फो यानसिन दोनों हस्बैंड वाइफ होने का दिखावा कर रहे हैं। आंटी फो कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, 3 दिनों बाद वो लोग ऑफिशियली शादी कर रहे हैं। वो कहता है क्या। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा मेमी के पास आती है। वो कहती है ग्रैंडमा आप इतने दिनों से कहाँ पर थी और वॉर का क्या हुआ। ग्रैंडमा कहती है हमने एम्परर को हरा दिया है और अब वॉर खत्म हो गई है, वैसे वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कहती है ग्रैंडमा मैंने आपको पहले भी बताया था ये बस एक फेक मैरिज है। ग्रैंडमा कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी जिस इंसान को तुमने बचाया था वो फो यानसिन ही था। वो कहती है क्या, आपका मतलब है उस दिन मैंने जिसे बचाया वो फो यानसिन था। ग्रैंडमा कहती है हाँ, मैं तुम्हारी शादी को लेकर काफ़ी क्यूरियस थी, इसलिए मैंने टाइम मिरर में तुम्हारा फ्यूचर देख लिया था और इसके साथ ही मैंने तुम्हारा पास्ट भी देखा और मुझे पता चला कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड फो यानसिन है और तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो कहती है क्या सच में। ग्रैंडमा कहती है हाँ, मैंने ये सब टाइम मिरर में देखा है और आज उसके लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन होगी। वो कहती है क्या। वहीं ग्रैंडमा उसे विजन दिखाती है जहाँ पर फो यानसिन गाड़ी से बाहर निकलता है और घुटनों पे बैठकर बेहोश हो जाता है। वो कहती है ये क्या था। वहीं ग्रैंडमा उसे एक पिल देती है और कहती है सिर्फ ये पिल ही उसे बचा सकती है, इसलिए जाओ और जाके अपने हस्बैंड को बचाओ। वहीं दूसरी तरफ मिन हुई किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करो। वहीं दूसरी तरफ यानसिन अपने वेडिंग के लिए जा रहा था, तभी उसे मेमे का कॉल आता है जो कहती है जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरो वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं सामने से एक गाड़ी आती है और यानसिन की गाड़ी से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो फो यानसिन के पास आती है। वहीं असिस्टेंट उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को पकड़ लेता है। वहीं यानसिन कहता है मेमे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और काफ़ी मुश्किल से अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है हाँ। वहीं वो उसे रिंग पहनाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी मिन हुई को कॉल करके सारी बातें बता देता है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है यानसिन अभी तक आया क्यों नहीं। वहीं मिन हुई वहाँ पे आता है और कहता है उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पार्टी में नहीं आने वाला।
मिस्टर फो कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? मिन हुई कहता है वो मर चुका है। मिस्टर फो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो? मिन हुई कहता है मुझे भी अपने बड़े भाई के मरने का दुख है, लेकिन अब फो ग्रुप बिना ओनर के हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बना दे। वही मिस्टर फू कहते हैं यानसेन अभी अभी हमें छोड़ के चला गया है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अभी के अभी प्रेसिडेंट बना दे? क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है? मिन हुई कहता है अब से मैं फो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वहीं पीछे से यानसेन कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने के लायक हो? जिसे देखकर सारे लोग शॉक्ड होते हैं। मिन हुई कहता है क्या तुम अभी तक मरे नहीं? वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे मे ग्रैंडमा की दी हुई पिल यानसेन को खिलाती है। वहीं वो जागता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वहीं प्रेजेंट में असिस्टेंट ड्राइवर से कहता है सबको बताओ कि तुम्हें मिस्टर फो को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? वहीं ड्राइवर मेंग हुई की तरफ इशारा करता है। वहीं यानसेन फोटो दिखाते हुए कहता है मेंग हुई ने सिर्फ मुझे ही नहीं ग्रैंडमा को भी पॉइजन से मारने की कोशिश की और मेरे पास इसका एविडेंस है। और कहता है मेंग हुई ग्रैंडमा ने हमेशा से तुमसे प्यार किया है और तुमने उन्हें मारने की कोशिश की, क्या तुम्हें उनकी जरा से भी परवाह नहीं है? मेंग हुई कहता है आप लोगों में अभी भी मुझसे ये पूछने की हिम्मत है? जब से मेरे फादर की डेथ हुई है आपने मुझे और मेरी मॉम को नीचा दिखाया है और साथ ही आपने हमेशा यानसेन की साइड ली है, जबकि मेरे फादर ने फो ग्रुप को आगे बढ़ाया था। फिर भी आपने मुझे छोड़कर यानसेन को प्रेसिडेंट बना दिया और मुझे हमेशा उसके पीछे रहना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था ताकि मैं अपनी चीज़ें वापस ले सकूं। यानसेन कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और वैसे भी मैं फो ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हूँ। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है फो ग्रुप को आगे बढ़ाने में तुम्हारे अंकल ने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिंग हुई फो ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं है, इसलिए 3 सालों के लिए तुम फो ग्रुप को संभाल लो, उसके बाद तुम उसे मिंग हुई को हैंड ओवर कर देना। वो कहता है ठीक है। वहीं प्रेजेंट में वो कहता है मैं चाइना वापस इसीलिए आया था ताकि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस दे सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। जो सुनकर मिंग हुई शॉक्ड होता है और कहता है तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो है ना? वहीं असिस्टेंट कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट है जिसे मिस्टर फो ने खुद साइन किया है। वहीं मिंग हुई उसे देखता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मुझसे सच में गलती हो गई है। वहीं असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं ग्रैंडमा कहती है क्या मैंने गलत किया? वो कहता है बिल्कुल नहीं, और जब मिंग हुई वापस आएगा तो मैं कंपनी उसे हैंड ओवर कर दूंगा। और मेमी से कहता है ये काम तो हो गया, अब हमारी वेडिंग की बारी है, और अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है मेमी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है हाँ। वहीं वो एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा ये भी खत्म हो जाता है।